मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट हो चुके हैं, ओके, और जो एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज से मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। या ऐसे विद्यार्थी जो हो सकता है कि अपने आप को इंग्लिश के फील्ड में एक अलग लेवल तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि 12th पास आउट हो चुकी है उन लोगों का, तो 12th का जो सिलेबस होता है वो एक फिक्स लेवल तक होता है, लेकिन अब हम लोगों का लेवल जो इंग्लिश में वो ब्रॉड लेवल का रहने वाला है। तो यह क्लास स्पेशली उन कैंडिडेट्स या उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इंग्लिश को एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लर्न करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो यह क्लास कंप्लीट होगी। जिस प्रकार के इंग्लिश बने हुए हैं पूरे लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ, वो सब आपको अवेलेबल यहाँ पर करवाए जाएंगे विद प्रैक्टिस। मेरा यही प्रयास है, बस आप लोगों का अब साथ रहना चाहिए। तो चलिए, आज क्लास हम लोग इंग्लिश यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल, एक ब्रॉड लेवल, जो इंग्लिश का कॉन्सेप्चुअल मेथड्स होता है, इंग्लिश में जितने पॉइंट्स हो सकते हैं, जितने चैप्टर्स हो सकते हैं, चैप्टर्स के जितने प्रैक्टिस होते हैं, यहाँ से हम लोग उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसमें चलिए हम लोग लर्न करते हैं और ब्रॉड लेवल पे हम लोगों को करना है। चलिए, जब हम लोग इस बात को समझते हैं कि इंग्लिश, क्या समझते हैं कि इंग्लिश, तो इसके बारे में आपको एक जानकारी रहनी चाहिए कि इंग्लिश को आप एक सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं या इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज कंसीडर करते हैं। इसे क्या कहा जा सकता है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज और इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, क्या कंसीडर कर सकते हैं? तो इसमें आपको समझना है कि इंग्लिश को सब्जेक्ट कंसीडर नहीं करना है, इसे लैंग्वेज कंसीडर करना है। अब आप कह सकते हैं सर ये कैसे हम लोग मान लें कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज है, जबकि हम लोग तो इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब सब्जेक्ट की आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आ सकती है, ओके, हिस्ट्री आ सकती है, जो भी ये सब है, ये सब सब्जेक्ट हैं। क्या हैं? सब्जेक्ट है। अब इन सभी सब्जेक्ट को जब आपको समझाना होता है या जब आप लिखना चाहते हैं, यानी ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, इसको आप लिखना चाहें या बोलना चाहें, समझाना चाहें, तो उसके लिए एक भाषा का यूज करना पड़ता है, लैंग्वेज को। फिजिक्स कोई भाषा नहीं है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स जब किताब में लिखा जाएगा या आप अपने नोटबुक में लिखते हैं, तो उसमें आप एक लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं। वह लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई यार पंजाबी या जो भी हो सकता है, तमिल। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इन सबों को लिखने के लिए हमें एक चाहिए लैंग्वेज। सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? लैंग्वेज की। इसीलिए इंग्लिश वह लैंग्वेज है जो इन सब को रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में लाने में मदद करता है। इसी वजह से इंग्लिश को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? लैंग्वेज कंसीडर करते हैं, कभी भी इसे सब्जेक्ट आप इसे नहीं मान सकते। तो पहला फैक्ट ये रहा। अब इसमें देखते हैं, ध्यान रखेगा, इंग्लिश को जो हमें लर्न करना रहता है, ओके, इंग्लिश को लर्न करना है, ओके, तो इंग्लिश को लर्न करने के लिए हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को हम लोग फॉलो करते हैं। इंग्लिश को लर्न सीखने के लिए किसको फॉलो करना पड़ता है? इंग्लिश ग्रामर को फॉलो करते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर को फॉलो किस प्रकार से करते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। इस सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, साथ साथ लिख सकते हैं। दिस मेडिसिन will dash your immunity. This medicine will dash your immunity. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली, साथ साथ भी लिख सकते हैं स्ट्रेंथ, strengthen. This medicine will dash your immunity. Strong, strongly, strength या strengthen. पिक कीजिए क्या होना चाहिए?
चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। द मेटेरियल प्रोग्रेस कैन डैश अस इन दिस modern age. The material progress can dash us in this modern age. ऑप्शन देते हैं madly, मैडनेस। चलिए पिक कर सकते हैं आप इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस मेडिसिन विल डैश योर इम्यूनिटी स्ट्रांगली स्ट्रेंथन। द मेटेरियल प्रोग्रेस कैन डैश अस इन दिस मॉडर्न एज मैडली मैडन मैडनेस। पिक कीजिए क्या होना चाहिए। अब इसको देखते हैं। दिस मेडिसिन विल डैश योर इम्यूनिटी, मतलब यह जो मेडिसिन है आपकी इम्यूनिटी को क्या करेगा। अब हो सकता है किन्हीं का आंसर ओके आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं सर इसमें मुझे लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन ठीक है। दिस मेडिसिन विल स्ट्रॉन्ग योर इम्यूनिटी। किन्हीं का होगा स्ट्रांगली, दिस मेडिसिन विल स्ट्रांगली योर इम्यूनिटी। किसी का आंसर हो सकता है दिस मेडिसिन विल स्ट्रेंथ योर इम्यूनिटी। किन्हीं का आंसर हो सकता है दिस मेडिसिन विल डैश योर इम्यूनिटी, तो स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी कहा जा सकता है। अब इसमें सही कौन सा होगा। आप लोगों ने अपना जो आपका ओपिनियन था, आपका अपना इंडिविजुअल जो ओपिनियन रहा या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहा, आप तो नोट कर लिया कि मेरे अनुसार सर ये होना चाहिए, मेरे अनुसार सर, लेकिन आपके अनुसार जो होना चाहिए जरूरी नहीं है कि वही आंसर सही हो सकता है, आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। यहां जो सेंटेंस लिखा गया है दिस मेडिसिन विल डैश योर इम्यूनिटी, यह एक इंग्लिश ग्रामर इसमें फॉलो होगा। तो इंग्लिश ग्रामर में जो लॉजिक दिया जाएगा या जो फैक्ट होगा वही आंसर सही होगा। इस चार में से सही आंसर कौन सा है, एक, और वह जो आंसर सही होगा वो तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग होगा, या जो फैक्ट होगा जो सच बात होगा वही होगा। आपका ओपिनियन अगर उस ग्रामर के ओपिनियन से मैच कर जाता है तब आपका आंसर सही होगा, लेकिन ग्रामर का जो लॉजिक है और आपका जो लॉजिक है दोनों मैच नहीं होगा तो उसमें फिर आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का जो लॉजिक है वही काम करेगा, क्योंकि फैक्ट वही है। आपकी क्या राय है वो यहाँ पे डिपेंड करती नहीं है। तो कहने का सेंस है, यहाँ से हम लोग ये समझते हैं, हम लोग जब इंग्लिश ग्रामर को लर्न करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर को लर्न करने में एक हम लोग बात समझना पड़ता है अप्रोच को लेकर। क्या होता है अप्रोच। तो अप्रोच दो प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा, यहां मैं नीचे लिख देता हूं अप्रोच, APPROACH। तो अप्रोच दो प्रकार के काम करते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच, और एक का नाम हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच और बात शामिल करते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच को लेकर। अब इस सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल्स यानी कि आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस बात का यहां पर ख्याल रखा जाता है, या फिर आपकी फीलिंग क्या कहती है, आप क्या फील कर रहे हैं ये बताते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच में इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी सोच, आपका क्या आइडिया है और आपकी फीलिंग के बारे में यहां पे बात की जाती है, और साथ ही साथ यहां पे हम लोग बात करते हैं आपके पर्सनल ओपिनियन को लेकर हम लोग बात करते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है। तो जो आपको लगता है, जो आपकी फीलिंग है, जो आपका ओपिनियन है, जो आपके आइडियाज हो सकते हैं, उसको हम लोग पिक करते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच में। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बात करते हैं फैक्ट का, किसका, फैक्ट का, लॉजिक का बात करते हैं, फैक्ट और लॉजिक की बात करते हैं कि वास्तव में जो आप कह रहे हैं वो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग है या नहीं है,
उसमें फैक्ट कितना है, उसमें लॉजिक कितना है, या कह सकते हैं कि उसमें आपका एविडेंस कितना है, आप सबूत कितना दे सकते हैं। जो जैसे यहाँ पर जिनका आंसर हो सकता है स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, इसमें से आपका आंसर हो सकता है स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन आपके स्ट्रॉन्ग कहने के पीछे क्या उसका कोई फैक्ट या कोई लॉजिक है? जो जिस बात को आप यहां रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें कोई फैक्ट है या उसमें किसी प्रकार का कोई लॉजिक है? वो होना चाहिए। अगर आपका फैक्ट और आपका लॉजिक ग्रामर के फैक्ट और लॉजिक से मैच नहीं करता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। यानी आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच उस ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मैच खानी चाहिए। अगर नहीं मैच हुई तो फिर आंसर आपका गलत। ओके, अब देखते हैं कि वास्तव में आपका जो ओपिनियन, आपकी जो फीलिंग रही वो यहां पर मैच कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसको लेकर समझते हैं। दिस मेडिसिन विल डैश योर इम्यूनिटी। अब इसमें मैं आंसर क्लिक करता हूं, इसमें हो जाएगा स्ट्रेंथेन। डी नंबर आंसर सही होगा। दिस मेडिसिन विल डैश योर इम्यूनिटी, तो इसमें आंसर होगा स्ट्रेंथेन। अगर आपका ये आंसर है स्ट्रेंथेन तो वो सही होगा, क्योंकि ग्रामर यही कर रहा है कि वहां स्ट्रेंथेन होना चाहिए। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं अब डिस्कस करूंगा जस्ट तुरंत, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपके और ग्रामर के अप्रोच की बात कर रहा हूं। यहां देखते हैं, द मेटेरियल प्रोग्रेस कैन डैश अस इन दिस मॉडर्न एज, कैन मैडन अस। सी नंबर इसका आंसर सही होगा। तो एक का आंसर आपका डी है और बी का आंसर आपका यहां पर सी है। सॉरी, यहां क्वेश्चन में 1 में कर देता हूं, 1 और 2। तो 1 का आंसर डी गया और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सी हुआ। अब हो सकता है किन्हीं का आंसर सही होगा, किन्हीं का आंसर गलत होगा, क्योंकि आप सबों ने अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे रखा। अब ग्रामर में इसका फैक्ट क्या कहा गया है वो समझने का काम करते हैं, क्योंकि हमें उस फैक्ट को भी तो चलना है, उस लॉजिक को समझना है। अब यहां पे देखना है कि अब जिस अप्रोच की मैंने बात की थी, तो इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच जो आपकी राय है इसका यहां पे कोई काम नहीं है। मेन आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहने का सेंस होता है कि इसमें क्या फैक्ट है, क्या लॉजिक है, उसको मेंशन करना है। ग्रामर में जो फैक्ट या जो लॉजिक पुट कर दिया गया है, अगर आप उसको कैच कर पा रहे हैं तो सही है, वरना आप कोई भी आंसर पिक कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि सही। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच का कोई काम नहीं है, इसमें अप्रोच है ऑब्जेक्टिव का। ध्यान रहे, हम लोग अक्सर जब पेपर देने जाते हैं, ओके, तो पेपर 2 प्रकार के हो सकते हैं। जब भी आप पेपर देते हैं इंग्लिश का, तो इसमें 2 प्रकार से आपका टेस्ट लिया जा सकता है। एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और एक हम लोग सब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, वो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन रहता है, लेकिन उस 4 में से 3 गलत होगा और एक क्या होगा? सही होगा, और आपको वो आंसर पुट करना है फैक्ट के बेसिस पे। वहीं जब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर जिसमें आपको लेटर राइटिंग दिया जाता है, लेटर राइटिंग, या कह सकते हैं एसे राइटिंग दिया जाता है, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग। तो जब आप लेटर राइटिंग कर रहे हो या एसे राइटिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जो सोचते हैं, वो बात आप अपने वहां पर पुट करते हैं। हर एक व्यक्ति का सब्जेक्टिव अप्रोच अलग अलग हो सकता है। कोई समझते हैं, अगर बात की जाएगी वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से हो सकता है, तो इसमें मेरा जो तथ्य हो सकता है, मेरा सोचने का तरीका, कुछ आइडियाज अलग हो सकता है, आपका आइडियाज अलग हो सकता है, किन्हीं और का आइडिया क्या हो सकता है? अलग, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक कॉमन सोच तो हो नहीं सकती है, सबका अलग अलग एक पैमाना है, अलग अलग थॉट प्रोसेस चलता है। तो उस वक्त सब्जेक्टिव पेपर जब लिखते हैं तो उसमें आपके सब्जेक्टिव अप्रोच की बात की जाती है कि आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो देखा जाता है। या हो सकता है कि पॉल्यूशन को किस प्रकार से दूर करना है, या कम करना है, तो इसमें आपकी राय कुछ हो सकती है और किसी और की राय कुछ और हो सकती है। जैसे कि हो सकता है ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए कह सकता है कि दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं सबको बंद कर दिया जाए, सबको क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। तो ये उनका अप्रोच रहा। बी का कहा जा सकता है कि इसके अलावे कोई और तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री जो है वो जरूरी है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो वो उनका राय हो गया। तो इसमें दोनों की राय को समझा जाएगा, किन्हीं की राय को कैंसिल किया नहीं जा सकता। तो इसलिए यहां पर अलग अलग राय, इसलिए पेपर जो है ऑब्जेक्टिव भी होता है और
सब्जेक्टिव भी यहाँ पर डाला जाता है। अब समझते हैं आंसर को लेकर, क्या आंसर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे समझते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली, स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन, ये 4 शब्द रहे। स्ट्रॉन्ग, ओके, स्ट्रॉन्गली, स्ट्रेंथ और एक हम लोगों के सामने है स्ट्रेंथन। इसको समझते, स्ट्रॉन्ग का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्गली का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, स्ट्रेंथ का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, स्ट्रेंथन का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। 4 वर्ड हैं, ओके, देयर आर 4 वर्ड्स और हर एक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अलग अलग है। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि हमें सेंटेंस में किस चीज की जरूरत है, वर्ड के किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों को यहाँ पर पिक करना है, वही हम लोगों का आंसर हो सकता है। अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करते हैं। जब यहाँ पे कहा गया है दिस मेडिसिन विल डैश योर इम्यूनिटी, तो ये विल जो है एक मॉडल वर्ब है। विल क्या है, एक मॉडल वर्ब है, जिसके बाद हम लोगों को चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। या सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें होता है ना सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी यहां पर हम लोगों को आंसर क्या चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यानी यहां पर हम लोगों को वर्ब पिक करना है। अब यहां गौर से समझे, इस चारों में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली, स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन में वर्ब कौन है, तो वर्ब तो यहाँ स्ट्रेंथन है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसी वजह से यहाँ पर स्ट्रेंथन हुआ आंसर। अब किन्हीं का आंसर हो सकता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। और हम लोगों को पिक क्या करना है, हम लोगों को पिक करना है वर्ब। तो ग्रामर में जो ये सेंटेंस लिखा गया है, इसका लॉजिक क्या है वो आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही होता है। आप क्या सोचते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ग्रामर का फैक्ट, लॉजिक्स क्या है, एविडेंस क्या है, वो आपको रखना पड़ता है। सेम यहां आते हैं, द मटेरियल प्रोग्रेस कैन, तो कैन एक मॉडल है जिसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि मैड, मैडली, मैडन और मैडन्स। मैड, MAD, मैड, तो मैड एडजेक्टिव है, मैड एडजेक्टिव। मैडली, MADLY, मैडली एडवर्ब है, मैडली एडवर्ब। वही बात करते हैं मैडन का, MADDEN, मैडन ये वर्ब है। मैडनेस, MADNESS, मैडनेस, तो मैडनेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ, नाउन हुआ। तो यहां देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैड, मैडली, मैडन और मैडनेस क्या हुआ, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां निकलकर सामने आ जाते हैं। तो आपको इस प्रकार के ग्रामर के लॉजिक समझने पड़ेंगे, तब जाके आप ग्रामर को क्लियर कर पाते हैं। तो इसमें समझिए, इसमें टोटली आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब की पहचान आनी जरूरी है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका आंसर नहीं होगा। तो आपको अब इसी लॉजिक में आना है। क्लियर? चलिए मैं नीचे वाला मिटा देता हूं। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की यहां पे नीड बहुत ही ज्यादा है। ओके, अब इस पे एक एक सेंटेंस हम लोग देख सकते हैं। जिसे कहा गया स्ट्रॉन्ग, इसका मैं एक सेंटेंस बना देता हूं। जैसे कहा जा सकता है ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्ट्रॉन्ग यहां पर्सन के बारे में बता रहा है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सेकेंड लेते हैं स्ट्रॉन्गली, ही हैज डन हिज वर्क, he has done his work strongly, he has done his work strongly का यहाँ पर सेंस है। अब यहाँ strongly किसके बारे में बता रहा है, तो डन के बारे में। उसने जो डन किया है वो कैसे किया है, strongly, और डन का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। वर्ब के बारे में जो इंफॉर्मेशन ऐड करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहने का काम करते हैं। तो he has done his work strongly। नंबर 3 पे आते हैं स्ट्रेंथ, he has lots of strength, he has lots of strength। अब इसका पार्ट्स ऑफ समझिए, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सिर्फ आप 2 ही वर्ड रख सकते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन। ओके,
ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे आप सिर्फ नाउन या प्रोनाउन रख सकते हैं। स्ट्रेंथ प्रोनाउन नहीं है, बचा क्या चीज? नाउन। तो यहां पर मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं कि हाँ ये नाउन है, मैं इसका लॉजिक दे रहा हूं कि देखो ये ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। आपको ये फैक्ट्स या लॉजिक्स पुट करना होता है, तब जाकर आप ग्रामर को अंडरस्टैंड करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। रूल से रटने से नहीं होगा, कितना रटिएगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, समझना पड़ता है। ग्रामर समझने की चीज है, लॉजिक है इसमें, विदाउट लॉजिक पॉसिबल ही नहीं यहाँ पर। नंबर 4 स्ट्रेंथन, इसका एग्जांपल अभी जस्ट दिया गया है कि दिस मेडिसिन विल स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी, स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी। अब यहाँ पे विल एक मॉडल वर्ब से है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, स्ट्रेंथन क्या हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, स्ट्रांगली एडवर्ब, स्ट्रेंथ यहाँ पे नाउन और स्ट्रेंथन क्या हो गया? वर्ब यहाँ पे बनने का काम हुआ। सेम एज वो हम मैड के बारे में देखते हैं, उसका भी सेंटेंस दे देता हूं। वीडियो को रोक के पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं उसका एग्जांपल देता हूं। चलिए, मैड जिसे कहा जाएगा वही सेंटेंस नॉर्मली रखता हूं। ही इज अ मैड पर्सन, ही इज अ मैड पर्सन। तो मैड उसी पर्सन नाउन के बारे में बता रहा है। ए आर्टिकल है तो आर्टिकल का अपना नाउन, और ये मैड उसी के बारे में बताया तो यह हुआ एडजेक्टिव। आगे मूव करते हैं, मैडली। ही फॉलोज हिज पैशन, ही फॉलोज हिज पैशन। हाउ? मैडली। ही फॉलोज, वो अपने पैशन को फॉलो करता है, कैसे? मैडली। तो मैडली किसके बारे में बता रहे हैं? फॉलोज के बारे में। फॉलोज का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। वर्ब के बारे में जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब। तीसरा आ जाते हैं, मैडन है। इसका अभी जस्ट बताया गया था। द मेटेरियल प्रोग्रेस कैन मैडन अस, मैडन अस। कैन वही मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद मैडन हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे वर्ब है। नंबर 4 कहा गया मैडनेस। योर मैडनेस फॉर सोशल मीडिया विल किल यू। अब यहां देखते हैं कि योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिसके बाद क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए। माई, योर, आवर, हिज, हर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जिसके बाद हमें क्या चाहिए? एक नाउन। तो मैडनेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या हुआ? नाउन हुआ। मैड एडजेक्टिव, मैडली एडवर्ब, और यहाँ पर मैडन वर्ब है, और यहाँ पर मैडनेस क्या बन गया? नाउन बन गया। तो अलग अलग वर्ड के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो ग्रामर के लॉजिक्स को अगर समझना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले क्लियर करना पड़ता है, और इस प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए। क्लियर? इसको नोट कर सकते हैं।